यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और बेटा हमारी आज की क्लास का टॉपिक है मोनोपोली। बेटा न्यूमेरिकल क्लास डिस्कस कर रहे हैं हम लोग मोनोपोली, इसकी बेटा क्लास नंबर 1 है ये। तो गाइस जरा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। बेटा देखो, मोनोपोली का जो कंसेप्ट है, अगर आप बेटा इसकी कंसेप्चुअल क्लासेस देखेंगे तो वहां पे मैंने आपसे डिस्कस करा है मोनोपोली के बारे में, काफी सारे बड़े डिस्कशन हैं। बट बेटा अगर हम मोनोपोली के न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो बेटा सारे न्यूमेरिकल्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ बेटा मैंने क्या करा है, मोनोपोली के चैप्टर को, बेसिकली मोनोपोली के जो चैप्टर है ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्नाइडर एंड निकोलसन की बुक से, ठीक है। और मैंने इस चैप्टर को टोटल 5 पार्ट में बेटा डिवाइड करा है, ठीक है। मैंने इस चैप्टर को बेटा टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है। कैसे बेटा, जरा ध्यान से समझना। फर्स्ट पार्ट है दैट इज मोनोपोली इक्विलिब्रियम, मोनोपोली इक्विलिब्रियम, प्राइस एंड क्वांटिटी, मोनोपोली इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। सबसे पहली चीज ये है हमारे सामने। दूसरा बेटा हमारे पास डेड वेट लॉस, डेड वेट लॉस, ठीक है। एंड थर्ड वन इज मोनोपोली सप्लाई कर्व, मोनोपोली सप्लाई कर्व। मतलब ये मेरे अकॉर्डिंगली इस चैप्टर में आपको किन किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। एंड देन गाइस फोर्थ वन इज इनवर्स इलास्टिसिटी, इनवर्स इलास्टिसिटी, ठीक है जी। एंड आफ्टर दैट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, गॉट इट। एंड गाइस डिस्क्रिमिनेशन को भी हमने यहाँ पे देखो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। डिस्क्रिमिनेशन वाले टॉपिक को भी बेटा हम लोगों ने जरा ध्यान से समझना। मतलब इस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर जो बेटा फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। ये 3 डिग्रीज हम लोग पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। जो बेटा सब पार्ट में डिवाइडेड होंगी, किस किस में मैं आपको बेटा बता देता हूँ। एक तो बेटा हमारा होगा यहाँ पे दैट इज 2 टायर पॉलिसी, 2 टायर पॉलिसी। एक गाइस हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे 2 पार्ट टैरिफ, लीनियर 2 पार्ट टैरिफ। एंड ठीक है। एंड उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वॉल्टर ओवाई टैरिफ, वॉल्टर ओआई टैरिफ, गॉट इट। तो गाइस ये बेसिकली मैंने इस चैप्टर को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे पढ़ना, डिस्कस करना। देखिए गाइस, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो टॉपिक है मोनोपोली वाला इस न्यूमेरिकल क्लास के अकॉर्डिंगली गाइस, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 15 टू 20 मार्क्स की वेटेज रखता है, ठीक है। 15 से 20 नंबर के गाइस यहाँ से वेटेज है। और मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, क्वेश्चन एक तो बेटा यहाँ से इंपॉर्टेंटली लेवल पर आता है, ठीक है। मतलब पहले तो चैप्टर को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड करा, और उसमें से भी बेटा मैं चीजों को डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो यहाँ से आने का चांस रहता है, और दूसरा बेटा पेपर में यहाँ से आने के चांसेस रहते हैं। तो ये 2 टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड देन एक और है यहाँ पे थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है बेटा। तो एक ये और इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारे सामने जो मोनोपोली का टॉपिक है वो भी सब डिवाइड हो चुका है। नाउ हम लोग बेटा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मोनोपोली इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी का कंसेप्ट, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से मोनोपोली, ठीक है। चलिए तो बेटा अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ और स्टार्टिंग लेवल की अगर मैं बात करता हूँ, तो मोनोपोली तो जो सबसे फर्स्ट मोस्ट टॉपिक है दैट इज मोनोपोली इक्विलिब्रियम, मोनोपोली इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है जी। मोनोपोली इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अगर आप इस आइडिया को क्लियर करो अपने साथ में, मोनोपोली प्राइस एंड क्वांटिटी का कंसेप्ट क्या होता है, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि जैसे मान लो मोनोपोली इक्विलिब्रियम, यहाँ पे मोनोपोली इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मोनोपोली का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक डायग्राम है इधर,
यहाँ मान लो जी क्वांटिटी है और इधर मान लो जी प्राइस है, ठीक है। एंड मैंने एक AR कर्व बनाया, अभी के लिए जनरल बता रहा हूँ मैं आपको, जस्ट मैंने यहाँ पे बेटा AR कर्व बनाया। अब AR कर्व का मतलब क्या होता है, यानी डिमांड कर्व, दैट इज P इज इक्वल्स टू A माइनस का BQ, ठीक है। P इज इक्वल्स टू A माइनस का BQ, और दिस इज द डिमांड फंक्शन, ठीक है। मार्केट में गिवन होगा, अवेलेबल होगा, ध्यान रखना बेटा। मोनोपोली के केस में यहाँ पे हम लोगों ने इनवर्स डिमांड फंक्शन लिया है, ठीक है। इनवर्स डिमांड फंक्शन मतलब देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, गॉट इट। नाउ P इज इक्वल टू A माइनस का BQ, तो दिस इज द लाइन A माइनस का BQ, और इसको आप चाहो तो आगे एक्सटेंड कर सकते हो यहाँ पर, क्लियर। नाउ अब मैंने क्या करा जी, यहाँ पे TR निकाला। TR का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई बाई Q, यानी A माइनस का BQ इंटू Q, दैट इज AQ माइनस का BQ स्क्वायर। तो TR इज इक्वल टू AQ माइनस का BQ स्क्वायर। और अगर मैंने इसको बेटा बेसिकली इक्विलिब्रियम पर ले आया, तो मैंने इसका बेसिकली क्या, मुझे MR निकालना है, MR। तो MR बेसिकली क्या होता है मेरे बच्चे, MR होता है A माइनस का 2BQ, समझ रहे मेरी बात को। तो अगर आप ध्यान दें कि स्लोप ऑफ MR इज व्हाट, दैट इज माइनस का 2B। सिमिलरली आपके पास में AR या प्राइस था, जैसे कि एग्जांपल आपको पता है TR है। TR कितना है जी, TR है ये AQ माइनस का BQ स्क्वायर, ठीक है। TR है बेटा AQ माइनस का BQ स्क्वायर। आपने इसका AR निकाला, और AR का मतलब होता है TR अपॉन में Q, दैट इज A माइनस का BQ, ठीक है। अब आप अगर इसका स्लोप निकालते हो तो इसका स्लोप आ गया माइनस का B। जरा कंपेयर करना दोनों स्लोप्स को, एक ये वाला स्लोप और एक ये स्लोप। तो व्हाट यू कंक्लूड फ्रॉम हियर, यू कंक्लूड दैट द स्लोप ऑफ MR is twice of slope of AR, समझ रहे हो। स्लोप ऑफ MR is twice of slope of AR, मतलब स्लोप ऑफ MR is more than slope of AR। तो जिसका स्लोप ज्यादा होता है बेटा वो लाइन स्टीपर होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जो MR लाइन है बेटा वो क्या होगी, स्टीपर। स्टीपर मतलब इनवर्ड। और एक बात और, ये कहाँ कट करेगी, ये इधर कट करेगी यहाँ पे कहीं, यानी ये जो पॉइंट होगा दिस इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ दिस एंटायर टर्म। यानी अगर ये पॉइंट बेटा मान लो P यहाँ पे 0 है, तो ये आपका A बाई B है, तो ये वाला पॉइंट बेटा A अपॉन में 2B होगा, गॉट इट। तो दिस इज योर MR कर्व, क्लियर गाइस। तो अब यहाँ पे समझना बेटा, अगर मैं एक ऐसी सिचुएशन बोलूं दैट इज मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल, तो बेटा वो कंडीशन क्या होती है, बस आप लोग कंडीशन समझना। दैट इज ऐसे मान के चलना, मान लो दिस इज प्रॉफिट, फॉर्मूला इज, तो प्रॉफिट है बेटा, मान लो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है TR माइनस का TC, ठीक है बेटा। इसको बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये चीज ना इसी ही क्लास के अंदर मल्टीपल टाइम्स आप देखोगे, ठीक है। तो आप इस चीज को पहले समझना। TR का फॉर्मूला आप जानते हैं बेटा, P इंटू क्वांटिटी, TC दैट इज कॉस्ट विच इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली प्रॉफिट। एंड देन गाइस आपको क्या करना है, फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डिफरेंशिएट प्रॉफिट। अब देखो यहाँ से गेम है, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इसको ज्यादा नहीं छेड़ रहा, सिर्फ मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ, दैट इज MR इज इक्वल टू MC। अभी गाइस फिलहाल ये कंडीशन लिखना, ठीक है, क्योंकि गाइस इसी क्लास के अंदर मतलब मोनोपोली के न्यूमेरिकल में ही आप ये स्टेटमेंट कई बार देख लो, कई बार सुन लोगे, तो मैं चाहता नहीं आपको कंफ्यूज हो, ठीक है। तो अभी एक एक करके सीखेंगे। तो MR इज इक्वल टू MC इज दी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन, ठीक है। बस इतना ही फिलहाल समझना, यहाँ पर ज्यादा अभी कुछ नहीं, ठीक है बेटा। अच्छा अब एक चीज समझना, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि हमने मान लिया है ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन है मोनोपोली का, TR माइनस का TC। अब एक बात समझना कि जो TR होता है वो होता है P मल्टीप्लाई बाई Q, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड जो P होता है इट इज अ फंक्शन ऑफ Q ऑल्सो, समझ लो, ये Q का फंक्शन भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा हमारा, इधर P इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वांटिटी, माइनस का कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। यानी यहाँ पे दो, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, अगर आप इसको डेरिवेटिव भी करते हो
अगर बेटा आप डिफरेंशिएट भी करते हो, डिफरेंशिएट प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, तो गाइस यहाँ पे आप समझने, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसीलिए देखो आप शायद समझ के होंगे, इसीलिए मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि अगर आप एम आर एम सी सॉल्व कर दोगे तो यू विल गेट योर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है बेटा, तो एक बात इतनी समझना है यहाँ पर, इससे ज्यादा अभी नहीं। गॉट इट? इतनी बात समझ में आगे बेटा आप लोगों को मेरी चलेगी। इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल बेटा हम आगे के कंसेप्ट में बेटा हम लोग करेंगे। ठीक है, अब बेटा सेकंड टॉपिक समझो, टॉपिक नंबर टू दैट इज डेड वेट लॉस। ठीक है, डेड वेट लॉस। बेटा डेड वेट लॉस जो होता है, पहली बात तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत बहुत कुछ आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेड वेट लॉस। क्यों? रीजन से। डेड वेट लॉस बेटा अगर बात करें तो एक ऐसा लॉस होता है, एक ऐसा लॉस होता है जिसका फायदा कोई नहीं उठा पाता। देखो बेटा लॉसेस भी दो टाइप के होते हैं, एक लॉस ऐसा जिसका किसी को प्रॉफिट मिला, समवन गेट प्रॉफिट, ठीक है, और एक लॉस ऐसा जिसका किसी को प्रॉफिट नहीं मिला, मतलब नो प्रॉफिट। समझ रहे हो? एक अजीब सी बात, भाई ऑब्वियस सी बात है ना, अगर किसी का लॉस होता है तो इनडायरेक्टली तुम्हारे माइंड में होता होगा ना कि भाई किसी का तो प्रॉफिट हुआ है उसके कंपनसेशन में। बट गाइस एक लॉस ऐसा होता है जिसका प्रॉफिट किसी को भी नहीं जाता बट लॉस तो डेफिनेटली होता है। तो इसी टाइप के लॉसेस को जिसका प्रॉफिट किसी को भी नहीं जाता गाइस, उसे हम कहते हैं डेड वेट लॉस। ठीक है, जिसे कभी कभी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम लोग बेटा सोशल लॉस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो लॉजिकल बात समझने वाली बात यहाँ पर ये है, लॉजिकल बात गाइस वो ये कि ऐसा मान के चलो कि किसी प्रोड्यूसर ने हाई प्राइस चार्ज करे, प्राइस ऑफ गुड्स हाई कर दी है, तो ठीक है, मतलब उसको गेन हो गया। जब उसको गेन हो गया तो इसका मतलब क्या हो बेटा, कंज्यूमर को लॉस हो गया ना। कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, अगर कंज्यूमर को लॉस है तो प्रोड्यूसर को गेन है। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, मान लो जब किसी का मतलब उन्होंने प्राइस हाई कर दिया तो कुछ लोगों ने कंज्यूम किया और कुछ लोगों ने अपनी डिमांड कम कर दी। जब डिमांड कम हो गई तो सोचो, डिमांड कम हो गई हाई प्राइस होने की वजह से, तो उन लोगों ने कमोडिटी खरीदी नहीं, समझना, उन लोगों ने कमोडिटी खरीदी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जो लोगों का अमाउंट प्रोड्यूसर के पास आता अब नहीं आया, उस टाइप के लॉस को आप लोग बोलते बेटा सोशल लॉस। क्यों? क्योंकि देखो कंज्यूमर ने भी वो कमोडिटी कंज्यूम नहीं करी, समझ लो, कंज्यूमर ने भी वो कमोडिटी कंज्यूम नहीं करी और प्रोड्यूसर को भी उस कमोडिटी की सर्विस के पैसे नहीं मिल पाए। तो इस सेंस में बेटा इन टाइप के लॉसेस को आप बोलते हो बेटा सोशल लॉस। अच्छा बेटा सोशल लॉस हमारे यहाँ पे दो टाइप का होता है, एक होता है बेटा कंज्यूमर लॉस और एक होता है बेटा प्रोड्यूसर लॉस। ठीक है, दो टाइप के लॉसेस होते हैं, कंज्यूमर लॉस और एक बेटा प्रोड्यूसर लॉस। तो बेटा ध्यान रखना, और मतलब अभी मान के चलो दिस इज द सम ऑफ बोथ, दैट इज कंज्यूमर लॉस प्लस प्रोड्यूसर लॉस, यानी इन दोनों को सम करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप बेटा ये लॉस निकाल पाओगे। ठीक है, कंज्यूमर लॉस प्लस प्रोड्यूसर लॉस, यू विल गेट सोशल लॉस। ओके बेटा, नाउ अब एक एक करके बेटा बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि जैसे डेट वेट लॉस है, तो बेटा डेट वेट लॉस वेरी करता है, डिपेंड करता है कि मार्जिनल कॉस्ट कैसा है। ठीक है, तो गाइस एक मैं यहाँ पे छोटा सा नोट बना रहा हूँ, जरा नोट समझना ध्यान से, डेट वेट लॉस के बारे में छोटा सा नोट समझना बेटा। दैट इज, अगर मार्जिनल कॉस्ट मान लो कांस्टेंट है, मार्जिनल कॉस्ट कैसी मेरे बच्चा, कांस्टेंट है। मार्जिनल कॉस्ट से बेटा फैमिलाइज्ड हो ना, पता है ना क्या होती है मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है जो प्रोड्यूसर फेस करता है उस कमोडिटी को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने में। ठीक है, अब जरा एक एक करके बात समझना। मैंने ये बोला कि मार्जिनल कॉस्ट हॉरिजॉन्टल है या कांस्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट होना का मतलब होता है कि एमसी कर्व इज हॉरिजॉन्टल, एमसी कर्व इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल, समझ रहे मेरी बात? अच्छा, एमसी कर्व हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब टोटल कॉस्ट कैसा रहा होगा, दैट इज लीनियर। ठीक है, लीनियर रहा होगा, यानी अगर आप एमसी निकालो तो स्मॉल सी आया, एवरेज कॉस्ट निकालो तो स्मॉल सी आया, यानी एमसी इज इक्वल टू एसी, दैट इज हॉरिजॉन्टल।
गॉट इट? यहाँ तक मेरी बात आपको बेटा समझ में आई अच्छे से क्लियरली? चलिए जी, अब एग्जांपल मान लो, लेट सपोज जस्ट जनरलाइज टर्म में हमारे पास मान लो डिमांड फंक्शन है a माइनस का बी क्यू, ठीक है? ये हमारे पास बेटा डिमांड फंक्शन है एंड इसकी हेल्प से मैंने टी आर निकाला, दैट इज ए क्यू माइनस का बी क्यू स्क्वायर, और फिर इसी की हेल्प से बेटा मैंने एम आर निकाला, दैट इज ए माइनस का टू बी क्यू, एंड इसी की ए टी आर की हेल्प से बेटा मैंने ए आर निकाला, जिसको आप बेटा डिमांड फंक्शन भी कहते हो, ए माइनस का बी क्यू, और बेटा हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट है स्मॉल सी, गॉट इट? मतलब कांस्टेंट बेसिकली। अब ऐसे समझना, अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ तो ध्यान से समझना है बेटा, इधर मान लो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया इधर, तो दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी, एंड ये हो गया जी आपका डिमांड कर्व, और एक काम करते हैं दूसरे कलर से ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो एम आर कर्व बनाते हैं हम लोग बेटा यहाँ से, तो एम आर कर्व कुछ इस टाइप से बनेगा जैसे कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है? और एम सी मार्जिनल कॉस्ट को मैं रेड पेन से ले लेता हूँ हॉरिजॉन्टल, ठीक है? तो दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। ओके बेटा, अब देखो एक एक करके बात समझना मेरी, यहाँ पर एक एक करके बेटा यहाँ पे बात समझना कि हमने ए आर कर्व बना दिया, दिस इज ए आर कर्व बेसिकली, ए आर कर्व P इज इक्वल टू ए माइनस का बी क्यू, ठीक है? अगर मैं यहाँ पॉइंट बना दूं तो ये हो जाएगा बेटा a बाई बी, ये हो जाएगा बेटा a अपॉन में टू बी, ठीक है? और ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, ये हो जाएगा a, दैट इज a इज व्हाट, मैं एक एक करके बेटा पूरी सब चीज को लेबल करूंगा, ठीक है? बट यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ a क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू पे, मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे, ठीक है? एंड व्हाट इज a बाई बी, ये वाला, या मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा लिखना इन्हीं के आसपास, वो ज्यादा बेटर रहेगा बेटा, यही लिख लो बेटा इन्हीं के पास। a इज मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे, ठीक है बेटा? लेबलिंग साथ करते जाओ मेरे, ठीक है? वरना कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, लेवल साथ करते जाओ। दिस इज व्हाट बेटा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, दैट इज मैक्सिमम विलिंग टू डिमांड, ठीक है? मैक्सिमम डिमांड बाय कंज्यूमर, डिमांड कंज्यूमर, अगर किसी गुड का प्राइस जीरो भी हो गया तो क्या जीरो प्राइस पर भी डिमांड इनफाइनाइट नहीं है, समझ लो? जीरो प्राइस पर भी डिमांड इनफाइनाइट नहीं है। ये बताओ बेटा, मान लो फूड है, खाना है मतलब, ठीक है? फूड है, ऑब्वियसली बात है फूड सबको चाहिए, मान लो पिज्जा है, ठीक है? अब पिज्जा सबको पसंद है, हम गए पिज्जा हट, वहां पे गए तो पता चला ऑफर निकला हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री, मुझे बताओ कितनी डिमांड करोगे? इनफाइनाइट? क्या मतलब खाते जाओ खाते जाओ रुकोगे नहीं खाते खाते, कभी तो रुकोगे, कहीं तो बेटा आपकी डिमांड कट करेगी, फिर कहीं तो आपकी डिमांड रुकेगी, यस गाइस, यानी अगर प्राइस जीरो भी हो तब भी हम लोगों की डिमांड एक फिक्स्ड होती है, ठीक है? ओके एंड गाइस, ये जो है ये बेसिकली एमआर का है, दैट इज मैक्सिमम विलिंग टू सेल, ठीक है? या मैक्सिमम विलिंग टू सेल एट प्राइस जीरो। अगर 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 जैसे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को रेवेन्यू मिल रहा है, मार्जिन रेवेन्यू मिल रहा है, एमआर मिल रहा है, मार्जिन रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू फॉर एडिशनल फॉर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, ठीक है? एक्स्ट्रा प्रोडक्शन या फिर एक्स्ट्रा कमोडिटी को सेल आउट करने से जो उसको रेवेन्यू मिलता है, तो दिस इज द मैक्सिमम रेवेन्यू, ठीक है? ओके नाउ आगे बात करते हैं अब बेटा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सो गाइस दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट स्मॉल सी, ठीक है? चलिए जी बात हो गई यहाँ पर, एंड गाइस दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस वन, दिस इज बेसिकली एम आर इज इक्वल्स टू एम सी। अब अगर मैं इसको यहाँ ले आऊंगा, मान लो मैं इसको यहाँ ले आया इधर, यहाँ पे एम आर इज इक्वल टू एम सी हुआ, तो गाइस ये क्या हो जाएगा, दैट इज क्यू एम, क्योंकि बेटा देखो एट इक्विलिब्रियम, मैं आपको यहाँ बताता चलता हूँ साथ साथ, एट इक्विलिब्रियम एम आर इज इक्वल टू एम सी होता है, फ्रॉम वेयर विल गेट मोनोपोलिस्ट क्वांटिटी, ठीक है? मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी, ओके? आफ्टर दैट जब मैं ये वाली क्वांटिटी को बेटा पुट कर दूंगा इन डिमांड फंक्शन, देन वी विल गेट द मोनोपोलिस्ट प्राइस। यहाँ पे लिख भी देता हूँ बेटा, पहले तो ये चीज फ्रॉम, मैं लिख देता हूँ फ्रॉम अबव कंडीशन we get
मोनोपोली प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी, मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी। उसके बाद में पुट दी QM मीनिंग मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मोनोपोलिस्ट इन द डिमांड फंक्शन एंड वी गेट मोनोपोलिस्ट प्राइस मैक्सिमम ही विल रिसीव, ठीक है, जो वो कंज्यूमर से रिसीव करेगा। गॉट इट। अब एक बार बताओ, जस्ट ये रीजन हो गया वाला, एक एक करके बात करेंगे बेटा। सबसे पहले ये इस वाले रीजन को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इस वाले रीजन को देखा हम लोगों ने, यहाँ पर क्या होगा जी बेटा, ये दिस इज कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस, क्यों कंज्यूमर सरप्लस? हाउ मच द कंज्यूमर willing to pay, consumer is willing to pay a units for that quantity also, ठीक है। यानी इस वाली क्वांटिटी के लिए, इतनी क्वांटिटी के लिए कंज्यूमर, सोचो इस वाली क्वांटिटी के लिए कंज्यूमर ये वाला प्राइस पे करने के लिए तैयार है, बट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड वो इसके लिए इतना पे करता है। इसका मतलब क्या है, इतना पे कर रहा है तो बिकॉज ऑफ डिमांड ये उसका क्या हो जाएगा, सरप्लस, ठीक है। तो दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस। गॉट इट। नाउ आगे बात करते हैं। देखो बेटा एक चीज समझना, ये तो यहाँ पे सब चीज समझ में आ गई। एक इक्विलिब्रियम और भी आया, दिस इज बेसिकली P is equals to MC situation. This is basically perfect competitive equilibrium quantity, ठीक है। P is equals to MC gives the perfect competitive इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। देखो बेटा कोई भी मोनोपोलिस्ट हमेशा से मोनोपोलिस्ट नहीं रहा होता, ठीक है। कोई भी मोनोपोलिस्ट हमेशा से मोनोपोलिस्ट नहीं रहा होता। वो बेटा पहले परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की तरह काम कर रहा होता है, एंड आफ्टर दैट जब उसके पेटेंट वगैरह ले लेते हैं अपने कमोडिटी के, देन वो गए उसका मोनोपोलिस्ट बनता है। तो बेसिकली है क्या कि जब वो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव एजेंट की तरह काम करता था तो ये उसका इक्विलिब्रियम हुआ करता था, ठीक है। बट आज उसका इक्विलिब्रियम ये वाला हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब गाइस कुछ अमाउंट तो कम हो गया, तो ये वाला अमाउंट बेटा थोड़ा सा कम हो जाएगा, दिस वन अमाउंट, ये because this amount is known as हाँ जी क्या बोलोगे इसको, सोशल लॉस है ना, सोशल लॉस। लेकिन सोशल लॉस में मुझे बस एक बात बता दो, ये कौन सा लॉस है, ये सोशल लॉस कौन सा वाला लॉस है, बताओ बेटा एक बात। फिलहाल बेटा मैं इसको कंज्यूमर लॉस लिख रहा हूँ, ठीक है। आप अभी थोड़ा सोचना, इसी मोनोपोली के सेशंस में मैं आपको ये समझा दूंगा कि क्यों ये कंज्यूमर लॉस लिखा है मैंने। हो सकता है आज ही समझा दूं, इसी लेक्चर में समझा दूं, अभी फिलहाल ही लिख लो। एंड दिस इज आल्सो डेटवेट लॉस, नो डाउट। ये बेटा ये डेटवेट लॉस भी है, नो डाउट, बट इस डेटवेट लॉस को और थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो बेटा कंज्यूमर लॉस होगा। नाउ व्हाट अबाउट दिस रीजन, इस वाले रीजन को क्या बोलोगे आप, ये रीजन, हाँ जी बेटा क्या बोलोगे इस वाले रीजन को, क्या आ रहा है माइंड में आप लोगों के, एनीवन एल्स? गाइस देखो ये जो रीजन होगा, ये वाला जो रीजन होगा, खुद सोचो कि जो मोनोपोलिस्ट है, मोनोपोलिस्ट पहले जब वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव एजेंट की तरह काम करता था तो वो बेटा इतनी कॉस्ट या इतना प्राइस लेता था इतनी क्वांटिटी के लिए, ठीक है। अब समझना बेटा, अगर क्वांटिटी कम होती है तो तब भी कॉस्ट इतनी वो जो फेस कर रहा है, लेकिन इस कम क्वांटिटी का वो इतना प्राइस ले रहा है, यानी कॉस्ट वो इतनी फेस कर रहा है, प्राइस वो उतना ले रहा है और इतनी क्वांटिटी बेच रहा है। तो गाइस इस पूरे टर्म को आप बोलोगे मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट, ठीक है, या फिर प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट। गॉट इट, प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट। यहाँ पे मेरी बात समझ में आती है गाइस। कुछ इकोनॉमिक्स इसको मोनोपोली रेंट के नाम से भी जानते हैं। देखो बेटा इसका रीजन क्या है समझना, हम मोनोपोलिस्ट एक ऐसा मतलब सेलर होता है जो एक दिन में नहीं बनता मोनोपोलिस्ट, ठीक है। मोनोपोलिस्ट को मोनोपोलिस्ट बनने के लिए इनफैक्ट कई साल लगते हैं, बहुत समय लगता है। तो ऐसा मान लो कि मोनोपोलिस्ट मार्केट में रहने का किराया लेता है, समझ रहे हो, वो अपनी गुडविल के पैसे लेता है। आप उससे बोलोगे तो भाई प्रॉफिट कमा रहा है, नहीं भाई वो गुडविल के पैसे ले रहा है।
अब सोचो एप्पल है, एप्पल आईफोन है, एप्पल आईफोन जैसी फैसिलिटी तो दूसरे फोन भी दे रहे हैं, इनफैक्ट उससे अच्छी दे रहे होंगे। एप्पल आईफोन जो है उसमें जितने भी फीचर्स हैं या उसकी जो जो भी फीचर क्वालिटी है, जो भी चीज है, उत, उतनी या फिर उससे भी अच्छी क्वालिटी, उससे भी अच्छे फीचर दूसरे मोबाइल फोन भी दे रहे हैं। लेकिन क्यों एप्पल आईफोन इतना महंगा है गाइज? वो एक्चुअली वो गाइज रेंट लेता है मार्केट से, वो मार्केट में रहने का रेंट लेता है, और लोग, मजे की बात क्या है, लोग खुशी खुशी उसे कम दाम की चीज के ज्यादा पैसे दे देते हैं। समझ रहे हो भाई? मैंने एक आईफोन लिया है, मैंने एप्पल लिया, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? मुझे कॉल करनी है, ठीक है, मैं फोन अटेंड करूंगा, फोन कॉल करूंगा, व्हाट्सएप यूज करूंगा, दो तीन मतलब सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया वाले कंसेप्ट यूज करूंगा, दो तीन एप्स यूज करूंगा जो नॉर्मली फ्री ही होती है एप्पल स्टोर पर भी, ठीक है। ये सब चीजें, कैमरा वगैरह, वीडियोस वगैरह, ये सब चीजें होंगी। अब इस चीज के लिए हम लोग 1 सवा लाख रुपए खर्च करते हैं, मान लो वो लेटेस्ट वाला भी लेते हैं तो 1 सवा लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। Guys, अगर यही यही मेरा पर्पस होता अगर फोन को लेने का, तो मैं, मेरे ख्याल से इससे आधे से भी कम पैसों में इतने फीचर्स वाला फोन ले सकता हूँ। लेकिन क्यों मैं एप्पल आईफोन ले रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, 1 सवा लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ गाइस? क्योंकि मोनोपोली मोनोपोली एक ऐसा मतलब मोनोपोली अपना एक ऐसा ब्रांड बना लेता है कि लोग उसकी गुडविल के उसको ज्यादा पैसे देते हैं, तो उससे एक स्टेटस अफेक्ट होता है, स्टेटस का इम्पैक्ट पड़ता है। तो बिकॉज ऑफ द स्टेटस या बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रीजंस, लोग मोनोपोलिस्ट को मोनोपोली का होने का रेंट देते हैं, यानी हम खुद एप्पल वालों को एक किराया देते हैं कि भाई हमारी मार्केट में रहो तुम। तो मुझे बड़ी अजीब सी बात है, ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ठीक है। तो मोनोपोली हमसे हमेशा रेंट लेते हैं, वो कभी हमसे प्रॉफिट नहीं कमाते, ठीक है गाइस? ये इमेज की बात होती है, हम थोड़ी ना बोलेंगे एप्पल वालों को कि भाई तुम प्रॉफिट कमा रहे हो मुझसे, यानी मुझसे प्रॉफिट कमाएंगे नहीं, वो मुझसे किराया लेंगे मार्केट में रहने का, ठीक है। तो गाइस एक कंसेप्ट है ये वाला। यहाँ तक मेरी बात आपको बेटा समझ में आती है अच्छे से? चलो जी, अब एक एक करके बात करते हैं कुछ चीजों की। मैं अगर बात करता हूँ फॉर्मूला वाइज, ठीक है, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस, एक फॉर्मूला वाइज बात कर लेता हूँ इधर। फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस कौन सा वाला है? ये वाला है ना, ये वाला, इसे नाम दे दूं मैं ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, दैट इज ट्रायंगल एरिया of triangle ABC, that is half into base into height, half into base into height। तो बेस कितना हो गया जी इसका? बेस हो गया जी 0 to QM, 0 to QM, ओके जी, बेस हो गया 0 to QM, मतलब 0 to QM मतलब QM माइनस का 0। एंड हाइट कितनी होगी जी इसकी? हाइट हाइट होगी जी PM माइनस का C, PM माइनस का मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है गाइस? ये हो गया। अब मैं काम करता हूँ यहाँ पे वैल्यूज भी पुट कर ही देता हूँ, ठीक है, आपको याद भी हो जाएगा। जैसे कि गाइस आप जानते थे हमारे पास में P ये बनता है A माइनस का BQ, और MR हमने सॉल्व कर लिया था A माइनस का 2BQ, और मार्जिनल कॉस्ट हमें ये बनता है स्मॉल c, ठीक है। तो मैंने MR MC किया था, या मैं यहाँ में लिखता भी जाता हूँ, फॉर QM एंड PM। पता है क्यों? आप देख लो चाहे क्या क्या चीजें चाहिए मुझे। मुझे एक QM चाहिए, एक QC चाहिए, ठीक है, एक स्मॉल c, चलो वो तो चलो गिवन है, मुझे एक PM चाहिए। तो एक दो तीन तीन चीजें चाहिए मुझे मेनली, फिर मेरा कुछ कंसेप्ट सॉल्व हो पाएगा। तो फॉर QM PM वी हैव टू इक्वेट MR विद MC। तो ये हो गया जी आपका A माइनस का BQ इज इक्वल टू स्मॉल c। तो Q हो गया जी, ऐसे सोचना बेटा, दैट इज A, Q हो गया जी A माइनस C अपॉन में B, ठीक है। सो दिस इज QM। अब अगर मैं इसको पुट कर दूंगा डिमांड फंक्शन में, A माइनस का BQM, अगर मैंने यहाँ पे QM कर दिया तो ये PM हो जाएगा, ठीक है। तो A माइनस का BQM, QM कितना है जी? A माइनस का C अपॉन में B, ठीक है जी। आई थिंक मैंने मिस्टेक कर दी है शायद, यहाँ मुझे लग रहा है
हाँ जी मैंने मिस्टेक कर दी थी, ए माइनस का 2b क्यू, यहाँ पे 2b आएगा एंड यहाँ पर 2b होगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा जी हमारा 2a माइनस का a प्लस का c अपॉन में 2, दैट इज a प्लस c अपॉन में 2। ठीक है, सो दिस इज प्राइस ऑफ मोनोपोली। ठीक है, सो पीएम कितना आ गया हमारे पास, मैं एक बार और लिख देता हूँ, a प्लस सी अपॉन में 2, क्यूएम ही आ गया। अब क्या करना है जी हमें, फॉर पी सी एंड क्यू सी, तो गाइस इसके लिए हमें क्या करना होता है, P इज इक्वल्स टू एम सी करना होता है। अब होता है कौन से में निकाल लो, दैट इज में परफेक्ट कॉम्पिटिटिव वाला निकालना हो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, गॉट इट। मैं ये कंसेप्ट सॉल्व कर रहा हूँ फिलहाल अभी, तो P इज इक्वल्स टू एम सी की बात कर रहा हूँ इधर बेटा, जरा ध्यान से समझना। अगर मैं कहता हूँ P इज इक्वल टू एम सी, तो इसका मतलब होता है A माइनस का B Q इज इक्वल टू स्मॉल c, तो Q आ गया जी हमारे सामने इधर A माइनस सी अपॉन में B, ये आया जी यहाँ से। ठीक है, सो दिस इज क्यू सी एंड पी सी इज एग्जैक्टली सेम, दैट इज स्मॉल सी। ठीक है, पी सी इज स्मॉल सी, गॉट इट, क्लियर बेटा, हमें सब चीजें यहाँ से मिल गई हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, वी हैव टू कैलकुलेट द कंज्यूमर सरप्लस, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया of triangle ABC, that is half QM into PM माइनस का C या MC, PC कह दो आप इसको, तो QM कितना आ रहा है जी यहाँ से, QM that is A माइनस C अपॉन में 2B, और PM कितना है जी A प्लस C अपॉन में 2, और PC है स्मॉल c। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, दैट इज हाफ A माइनस सी अपॉन में 2B एंड A प्लस सी माइनस का 2C अपॉन में 2, गॉट इट, हाफ ये आएगी A माइनस सी अपॉन में 2B, और ये होगा A माइनस सी अपॉन में 2, सॉल्व कर लिया हमने इसको, A माइनस सी होल स्क्वायर A माइनस सी होल स्क्वायर अपॉन में 2 to the 4, 4 to the 8B, got it, so this is area of triangle ABC, that is consumer surplus, क्लियर बेटा। नाउ अब हमें देखो एक चीज तो सॉल्व हो गया हमारे सामने, मैं जानबूझ के सॉल्व कर रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। यहाँ पर हमने कंज्यूमर सरप्लस मतलब येलो रीजन सॉल्व कर लिया, अब बेटा हमें सोशल लॉस निकालना है, दैट इज कंज्यूमर लॉस। ठीक है, तो अब वो फॉर्मूला भी जानते हैं अच्छे से, दैट इज डेड वेट लॉस, डेड वेट लॉस, हाँ जी बेटा कितना होगा वो डेड वेट लॉस, एनीवन, किसी को आइडिया। पहली बात तो फॉर्मूला वही लगाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना बेटा, तो कौन सी रीजन की बात कर रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पर, हाँ जी कौन सी रीजन की बात कर रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पर, मैं बात कर रहा हूँ इस वाले रीजन की, ये वाला रीजन, नाम भी दे दो इसे, दैट इज ए बी सी, ये आया डी ई, तो ट्रायंगल डी सी डी ई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा जी, हाइट कितनी, पी एम माइनस का पी एम माइनस का पी सी, आई थिंक मैंने कहीं पर यहाँ पे एरर तो नहीं करा, अच्छा आई थिंक मैंने यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस क्यू एम, ओके शायद बेटा यहाँ मिस्टेक हो गई है मेरे से, मैं आई थिंक यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस के फॉर्मूले में पी मैक्स प्राइस माइनस का पी मैक्स प्राइस माइनस का पी एम आएगा। ठीक है, इस वजह से आई थिंक ये क्योंकि वो ट्रायंगल दूर है इस वजह से होगी शायद मिस्टेक, यह आएगा बेटा यहाँ से दिस वन पी मैक्स माइनस का पी एम, बाकी सब चीज़ें ठीक है, मैं ठीक कर देता हूँ बेटा उस चीज़ को, ध्यान से समझना, मैं इसको ठीक कर देता हूँ इधर, पी मैक्स माइनस का इधर पी मैक्स माइनस का पी एम, यहाँ से इसको सॉर्ट आउट किया है मैंने बेटा, इसको पी मैक्स से ए और पी एम ये ए प्लस का सी अपॉन में 2, फिर इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करा हमने बेटा इधर,
तो ये बनेगा, इधर सोल्व किया हमने ए, हाँ जी, 2a माइनस का a माइनस सी अपॉन में 2, ये ठीक है बेटा, मतलब बस यही एरर था लिखने का, बाकी कैलकुलेशन दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, ठीक है। नाउ इसके लिए सॉल्व कर लेते बेटा हम लोग, हाफ इंटू बेस, बेस कितना आएगी क्यू सी माइनस का क्यू एम, और हाइट कितनी मेरे बच्चे, हाइट हाइट है जी इसकी पी एम माइनस का पी सी, ये ठीक है, ठीक है, ये मैंने क्रॉस चेक कर लिया है, ठीक है। दैट इज हाइट क्यू सी कितना आया जी, क्यू सी, क्यू सी देख लेते हैं, क्यू सी कितना है जी, क्यू सी हमारा ए माइनस सी अपॉन में बी, क्यू सी है जी ए माइनस सी अपॉन में बी। अच्छा क्यू एम कितना है जी, क्यू एम, एनीवन है किसी को आइडिया कि क्यू एम कितना है? हाँ जी बेटा, क्यू एम कितना है? दिस वन आई थिंक एरा, ए माइनस सी अपॉन में टू बी, ए माइनस सी अपॉन में टू बी, ए माइनस सी अपॉन में टू बी, एंड पी एम एज यू नो ए प्लस सी अपॉन में टू, एंड पी सी स्मॉल सी, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, इट्स टू बी, तो ये हो जाएगा टू ए माइनस का टू सी माइनस का ए प्लस का सी, और ये हो गया ए प्लस सी माइनस का टू सी अपॉन में टू, क्या आया वन अपॉन में टू, टू ए माइनस ए तो ए आया, माइनस सी प्लस सी, सी आया अपॉन में टू बी, और ये आया जी आपके आपसे ए माइनस सी अपॉन में टू, तो ये आया जी ए माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन में टू टू द फोर, फोर टू द एट, एट बी, आई थिंक इधर क्यू एम, हाँ जी ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, ठीक है, फॉर्मूला तो सही लिखा है, कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक करना आप, ठीक है बेटा। नाउ एक बार हम देख लेते हैं मोनोपोली प्रॉफिट, मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट, ठीक है बेटा, मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट देख लेते हैं, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट कौन सा बेटा, ध्यान से समझना, ए बेटा मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट, दिस वन, ट्रायंगल बी सी डी, अच्छा बी सी डी और इसे नाम दे दो एफ, बी सी डी एफ, ठीक है, तो बी सी डी एफ का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इधर इट्स अ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ बी सी डी एफ निकालना है, तो बेटा वो हो जाएगा मतलब एक्स इंटू वाई या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ, फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा बेटा, क्यू एम क्यू सी माइनस का या फिर वो क्यू एम इंटू पी एम माइनस का पी सी, ठीक है, क्यू एम आई थिंक कितना था, देखना पड़ेगा गलती ना हो जाए, हाँ जी क्यू एम था हमारा ए माइनस सी अपॉन में टू बी, ए माइनस सी अपॉन में टू बी, एंड पी एम कितना था ए प्लस सी अपॉन में टू, एंड पी सी कितना था सी, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको बेटा, ए माइनस सी अपॉन में टू बी, क्या है ए प्लस सी माइनस का टू सी अपॉन में टू, कैलकुलेट कर लो बेटा इसको थोड़ा बहुत, तो यू विल गेट फाइनल आंसर दैट इज ए माइनस सी अपॉन में टू बी इंटू ए माइनस सी अपॉन में टू, तो आंसर इज बेसिकली ए माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन में फोर बी, गॉट इट, क्लियर बेटा। अब बेटा यहाँ पे छोटा सा एक रिमार्क लिख लीजिएगा, समझने के लिए इंपॉर्टेंट रिमार्क है, मैं आपको जस्ट समझा देता हूँ कि इस वाले डायग्राम के हिसाब से, देखो बेटा ऐसा था कि पहले, मतलब पहले की अगर बात करता हूँ, जब मोनोपोलिस नहीं था तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये वाला जो मैं ट्रायंगल अब बना रहा हूँ बेटा, ये कंज्यूमर सरप्लस था इन केस ऑफ व्हेन देयर इज नो मोनोपोली पावर, समझ रहे हो, जब यहाँ पे मोनोपोली पावर नहीं थी तो बेटा कंज्यूमर सरप्लस था कंप्लीट, पर आफ्टर मोनोपोली पावर ये स्प्लिट हो गया तीन पार्ट में, किस किस में, एक कंज्यूमर सरप्लस में, मतलब आफ्टर मोनोपोली वाले में, एक प्रोड्यूसर प्रॉफिट में, और एक डेट वेट लॉस में। तो इसका मतलब क्या है, दिस ये जो तीन पार्ट्स हैं, ये छोटा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल डेट वेट लॉस वाला, और ये वाला मोनोपोली प्रॉफिट, यानी किसका हिस्सा थे पहले, ये एक कंज्यूमर सरप्लस का हिस्सा थे जब यहाँ पे कोई भी मोनोपोली नहीं था, तो वो इसी चीज का प्रूफ बेटा पेपर में आपके आ चुका है, मैं आपको को बता देता हूँ, दैट इज शो दैट, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूँ बेटा, शो दैट कंज्यूमर सरप्लस in perfect competition market
is exactly equal to sum of consumer surplus when there is a monopoly मतलब मोनोपोली वाला कंज्यूमर सरप्लस, डेड वेट लॉस मतलब कंज्यूमर लॉस, एंड मोनोपोली प्रॉफिट या मोनोपोली रेंट। ठीक है, ये शो करो। अब देखो एक चीज और समझना बेटा, जस्ट आपको पता ही है इधर कि बिफोर दैट ये जो एंटायर रीजन था ये कंज्यूमर सरप्लस था। जब मोनोपोली आया तो ये कंज्यूमर सरप्लस कम हो गया। तो एक बार बताओ, अगर कंज्यूमर सरप्लस का कुछ हिस्सा लॉस का पार्ट होगा तो वही तो लॉस होगा। सोचो, उसे तो हम बेटा कंज्यूमर लॉस बोलेंगे। मैंने भी इसको कंज्यूमर लॉस इसलिए तो बोला था क्योंकि ये जो लॉस निकल के आया है ये पहले कंज्यूमर का पार्ट था, ये पहले कंज्यूमर का सरप्लस था। बट मोनोपोली आने की वजह से वो सरप्लस कम हो गया। तो जब वो सरप्लस कम हुआ है और वहां से निकल के लॉस हुआ है तो वो जो लॉस होगा वो कंज्यूमर का ही काउंट होगा, वो प्रोड्यूसर का लॉस काउंट नहीं होगा, वो बेटा कंज्यूमर का लॉस काउंट होगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आती है अच्छे से, क्लियरली, बढ़िया से। तो जस्ट ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि शो दैट दिस, तो मैं बस इसके फॉर्मूला लिख देता हूँ। दैट इज कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला हमारा जो पूरा ट्राइंगल था, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, या फिर ये कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज इक्वल्स टू कंज्यूमर सरप्लस केस ऑफ मोनोपोली प्लस मोनोपोली प्रॉफिट या मोनोपोली रेंट प्लस कंज्यूमर लॉस। ठीक है, जिसे आप डेट वेट लॉस के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, तो कुछ नहीं करना, आपको इसी ही मेथड पे सॉल्व कर लेना है। आपको यहाँ पे पी रखना होगा a माइनस का बी क्यू और टी सी रखना होगा सी क्यू। आप देखना आपको आंसर मिल जाएगा। यानी पहले इसको पी इक्वल टू एम सी के हिसाब से कंज्यूमर सरप्लस निकालना, यानी यहाँ से पहले इसका ये कंसेप्ट सॉल्व करना। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इधर थोड़ा सा ये ज़्यादा नहीं होगा, छोटा सा ये मान लो, ये हमारी डायग्राम, मतलब ये दो अलग अलग कर देते हैं दोनों को। ये मोनोपोली, वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन और ये मोनोपोली। ठीक है, ये परफेक्ट कंपटीशन और ये मोनोपोली। तो दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज एमआर कर्व। अच्छा, एक चीज और बताना, अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो डिमांड कर्व भी एमआर कर्व होगा। ठीक है, नाउ दिस इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अगर आप बेटा यहाँ पे रख भी दो, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व, यहाँ पे आगे इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया दिस रीजन, दिस एंटायर रीजन इज कंज्यूमर सरप्लस। अब देखो यही सेम चीज है, मैं अब देखो यही से बनाऊंगा मैं, इधर से ये यहाँ से। ठीक है, मैंने यहीं से बनाया और यहीं से ये मैंने मार्जिनल कॉस्ट बनाया, मतलब ये दोनों चीजें मैंने सेम रखी। लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज और कर दी, मैंने यहाँ पे एमआर कर्व बोल लिया। देखो बेटा, मोनोपोली के आने की वजह से सीधा पहले एमआर कर्व आता है। ठीक है, क्योंकि फर्क हो जाता है। देखो अभी बेटा हल्के हल्के समझोगे, और मेरी बेटा कंसेप्चुअल क्लासेस में मैंने आपको सब चीजें डिटेल में बताया है। ठीक है, वहां भी बताया और यहाँ भी बता रहा हूँ। तो बेटा अब देखिए, अब ये चीजें स्प्लिट हो जाएंगी 3 पार्ट्स में। ठीक है, अब देखो यही हिस्सा जो पहले ए बी सी था, अब वही अब से देखो सेम ये ए बी सी, अब यही ए बी सी 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट ये हो गया नंबर 1, सेकंड पार्ट ये हो गया नंबर 2, थर्ड पार्ट हो गया नंबर 3। तो आप खुद सोचो, ये जो ए बी सी है, दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 3। ये प्रूफ करना है बेटा। यहाँ पर समझ गए मेरी बात आप लोग अच्छे से, बढ़िया से, क्लियरली। चलो जी, अच्छी बात है बेटा, अगर मेरी यहाँ पे बात अच्छे से आप समझ गए हो। ठीक है, नाउ यही बेटा केस था, ये हमारा था बेटा जब हमने कहा था कि मार्जिनल कॉस्ट हॉरिजॉन्टल है। सेकंड केस बेटा मैं ले रहा हूँ यहाँ पे नोट नंबर 2, दैट इज अज्यूम दैट के मार्जिनल कॉस्ट
इज अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली अपवर्ड स्लोप। अब मार्जिनल कॉस्ट अपवर्ड स्लोप का मतलब क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट अप देखो इसका मतलब ये हो जाता है कि जस्ट नॉर्मली कि टी सी, देखो अपवर्ड की भी दो कंडीशंस हो सकती है, अपवर्ड कर्व है, अपवर्ड स्ट्रेट है। अगर अपवर्ड लीनियर है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक रहा होगा, दैट इज ए क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस सी, कुछ ऐसा रहा होगा, जिसका मार्जिनल कॉस्ट रहा होगा 2a क्यू प्लस का बी। ये है बेटा लीनियर अपवर्ड, लीनियर अपवर्ड। और कुछ बेटा होती है क्वाड्रेटिक अपवर्ड, यानी 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 कर्व अपवर्ड। तो बेटा फिलहाल हम लोग यहाँ पे लीनियर अपवर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला एक ही जगह अप्लाई कर देना, लेकिन बेटा फॉर्मूला अलग अलग हो जाता है। हमारे सिलेबस में बेटा लीनियर अपवर्ड है, कर्व अपवर्ड नहीं है। अगर बेटा आप कर्व अपवर्ड की बात करते हो, मतलब मान लो ये टी सी क्यूबिक मान लो, ए क्यू क्यू मान लो, प्लस का बी क्यू स्क्वायर प्लस का सी क्यू प्लस का डी मान लो, तो मार्जिनल कॉस्ट आपका 2a क्यू स्क्वायर आ जाएगा ये। तो बेटा यहाँ पे ना फिर आपका इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन वाला, ठीक है। वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, मतलब इस जगह पे तो नहीं है, वो एक आध जगह है इंटीग्रेशन वाला, पर यहाँ पे नहीं है आपका। तो फिलहाल उसको भी कट करो अपने माइंड से, ठीक है। और वैसे भी अगर इसके एडवांस क्लास हम लोग करते हैं वहां पर मिलेगा आपको, ठीक है। एंड गाइस सेम क्वेश्चन पी इक्वल्स टू ए माइनस का बी क्यू, ठीक है। इसका आपने टी आर निकाला होगा, वो था ए क्यू माइनस का बी क्यू स्क्वायर, और इसी का बेटा आपने एम आर निकाला होगा, एम आर इज बेसिकली ए माइनस का 2b क्यू, ये सेम है जी, ठीक है। अब डायग्रामेटिकली एक बात समझना है इधर ध्यान से, अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ बेटा, मैं इसको थोड़ा इधर बनाऊंगा और साइड में इसको सॉल्व कर दूंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया था पहले भी थोड़ा सा, तो इधर से समझना बेटा ध्यान से। दिस इज बेसिकली एम आर कर, सॉरी ए आर कर, गॉट इट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज ए आर, ये डिमांड का पी इक्वल टू ए माइनस का बी क्यू, क्लियर बेटा। एंड दिस वन इज एम आर कर, जो कि इसका बिल्कुल हाफ पे कट करेगा, दिस इज एम आर कर। नाउ अब मार्जिनल कॉस्ट देख लो जी, मार्जिनल कॉस्ट है एम सी इज इक्वल टू 2a क्यू प्लस का बी, तो कहीं ना कहीं इधर से ऊपर उठा दो जी इसका, ठीक है। मतलब अगर क्वांटिटी जीरो भी हो गई तब भी, अगर मान लो क्वांटिटी जीरो भी हो गई तो तब भी बेटा कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा ये बी से। तो दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट, है ना भाई। ऑब्वियस बात है, खुद सोचो, अगर ये क्वांटिटी जीरो भी हो गई, अगर ये क्वांटिटी, अगर ये वाली क्वांटिटी जीरो भी हो गई, दिस वन क्वांटिटी, तब बेटा एम सी बी के बराबर होगा, ठीक है। दैट इज बी इज द मिनिमम मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट इफ यू प्रोड्यूस नथिंग। अगर बेटा आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करोगे तब भी आप कुछ मार्जिनल कॉस्ट फेस करोगे, ये बेटा होता है, फिक्स्ड कॉस्ट से रिलेटेड होती है सब चीजें, ये होता है बेटा। नाउ अब बेटा एक एक करके बात समझना। सबसे पहले इसको देखो, ये इक्विलिब्रियम क्या है, दैट इज एम आर, इसे इसे बोलो पॉइंट वन बोलो, तो आप बोलोगे एट पॉइंट वन एम आर इज इक्वल्स टू एम सी, ठीक है, दिस वन। और एम आर क्या था आपका ए माइनस का 2b क्यू, एम सी कितना आता है मेरे बच्चा, एम सी दैट इज 2a क्यू प्लस का बी, 2a क्यू प्लस का बी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आई थिंक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा बेटा आपके लिए, इसको सॉल्व नहीं करते, ठीक है। कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे, फिलहाल इतना समझना गाइस। यहाँ से आपको बेटा क्या मिलेगा, यू विल गेट क्यू एम, एम आर इक्वल टू एम सी करोगे। पता है मैं क्यों नहीं कर रहा, मैंने क्योंकि सिंबल सेम ले लिए, या तो मुझे सिंपल बदलने पड़ेंगे गाइस, वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मतलब टॉपिक कॉम्प्लिकेट नहीं करना, समझो बस चीजों को, ठीक है। न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में गाइस इजी हो जाएगा हमारे लिए। बेटा हमें यहाँ से क्यू एम मिलेगा, एंड जब हम क्यू एम को पुट कर देंगे, पुट दी वैल्यू of qm in demand function, then we will get pm, got it। तो यहां से हमने इसको बनाया, अगर इधर दिस इज qm, और इसको अगर हम लोग यहाँ पर लेकर आए, दिस इज pm, ठीक है, दिस इज pm, गॉट इट। नाउ अच्छा ये वाला पॉइंट क्या है, इसे मान लो पॉइंट टू,
तो एट पॉइंट टू दैट इज P is equals to marginal cost. Then we'll from here we will get QC, ये वाला, this one QC, and after that we also will get P. अब देखो समझना यहाँ से हमें क्या मिलेगा बेटा, PC, ठीक है जी, क्या मिलेगा बेटा बच्चा, यहाँ से हमें PC, दैट इज PC। अब एक इंटरेस्टिंग बात और समझो बेटा, देखो ये QM है, अगर इस QM की वैल्यू में प्राइस में रखता हूँ, डिमांड फंक्शन मतलब डिमांड फंक्शन में रखता हूँ, तो बेटा मुझे PM मिलेगा। लेकिन अगर मैंने इसी QM की वैल्यू मार्जिनल कॉस्ट में पुट कर दी, समझना, अगर इस QM की वैल्यू मैंने इस मार्जिनल कॉस्ट की इक्वेशन में पुट कर दी, देन वी गेट PE। ध्यान रखना बेटा, दिस PE इज नोन एज, यहाँ से मैं आपको दे देता हूँ, मैं बेटा लिख देता हूँ इधर इसी एट पॉइंट 1 पे, व्हेन वी पुट, मैं भी रिपीट कर रहा हूं बेटा, व्हेन वी पुट QM इन MC देन वी गेट PE, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, व्हाट इज PE? दैट इज एफिशिएंट प्राइस। पता है क्यों? देखो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो MC जो होती है बेटा वो एफिशिएंट कंडीशन होती है। MC इज द एफिशिएंट कंडीशन। एफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जितनी एडिशनल कॉस्ट प्रोड्यूसर ने फेस करी है उस क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने की, उतना ही उसको रिसीव होगा, ठीक है, मतलब उतना ही वो, मतलब कितना अमाउंट वो रिसीव कर सकता है मिनिमम, ठीक है। अब पॉइंट क्या है कि वो रिसीव इतना कर सकता है, लेकिन वो अब PC चार्ज करे तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, PM चार्ज करे तो मोनोपोलिस्ट है। लेकिन गाइस अगर वो कमोडिटी गवर्नमेंट को बेची जाती है या फिर वो कमोडिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है टू द कंज्यूमर्स, तो गाइस कंज्यूमर को वो कमोडिटी गाइस फ्रॉम गवर्नमेंट साइड PE प्राइस पे मिलती है। छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रेलवे में बेटा एक कोच होता है, जैसे आपको पता होगा रेल के अंदर मल्टीपल कोचेज होते हैं, मल्टीपल डब्बे होते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर AC कोच भी होता है, ठीक है, नॉन AC कोच भी होता है, फर्स्ट क्लास भी होता है, सेकंड क्लास भी होता है। बेटा उसके अंदर एक ऐसा कोच भी होता है जिसका सबसे कम प्राइस होता है, बिल्कुल कम प्राइस, समझ रहे हो, मतलब उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक पैसेंजर ने 1500-2000 भी दिए हुए होंगे AC कोच वाले ने, और एक ने मुश्किल से 20-30 रुपए भी दे रखे होंगे। तो सोचो 20-30 रुपए वाला अमाउंट क्या है। अब कोई बोले क्या गवर्नमेंट चार्ज ही ना करे ना लोगों से? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि गवर्नमेंट चार्ज ही नहीं करेगी, तो करेगी, गवर्नमेंट को चार्ज तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो जो गवर्नमेंट मिनिमम अमाउंट चार्ज करती है, गरीब से भी, मतलब गरीब आदमी से भी कम से कम अमाउंट जो चार्ज करती है, उस प्राइस को बेटा आप लोग बोलते हो एफिशिएंट प्राइस, ठीक है। गाइस मेरी यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई बढ़िया से, क्लियरली। चलो जी अब एक एक करके बेटा हम लोग बात करते हैं। गाइस देखिए समझना, सबसे पहले जब मोनोपोली नहीं था, ठीक है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जस्ट यहाँ पर समझना, जब मोनोपोली नहीं था तो ये डिमांड कर्व था और ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व था, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कट हुआ था, तो ये कंज्यूमर सरप्लस था, ये प्रोड्यूसर सरप्लस था, ठीक है। मतलब ये जो नीचे वाले रीजन है ये प्रोड्यूसर सरप्लस का पार्ट हो गया था, और जो ऊपर वाले रीजन बेटा ये कंज्यूमर सरप्लस का पार्ट हो गया था। ये हम पुरानी बात करें जब मार्केट में मोनोपोली नाम की चीज नहीं थी, लेकिन आज मोनोपोली है, आज बेटा मोनोपोली है। तो मोनोपोली होने की वजह से अब कंज्यूमर सरप्लस थोड़ा सा स्प्लिट हो जाएगा, ये जो रीजन हो जाएगा दिस इज कंज्यूमर सरप्लस जो कि कम हो गया, ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली प्रोड्यूसर सरप्लस, क्लियर बेटा, वो कंज्यूमर सरप्लस और ये प्रोड्यूसर सरप्लस। उसके बाद बेटा ये रीजन दिस इज डेड वेट लॉस, और इसको बेटा मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। ऊपर वाला डेड वेट लॉस बेटा आप बोलोगे दैट इज कंज्यूमर लॉस, अभी बेटा लिखते जाना, इंपॉर्टेंट है सब चीजें। नीचे वाला बोलोगे बेटा प्रोड्यूसर लॉस, और जब दोनों का आप सम कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, देन यू विल गेट बेसिकली डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस का मतलब ही होता है बेटा सम ऑफ कंज्यूमर लॉस एंड प्रोड्यूसर लॉस, ठीक है। डेड वेट लॉस का मीनिंग ही होता है कंज्यूमर लॉस प्लस
प्रोड्यूसर लॉस, गॉट इट, कंज्यूमर लॉस प्लस प्रोड्यूसर लॉस। क्लियर बेटा, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आती है अच्छे से, बढ़िया से, क्लियरली। चलो जी, अब एक एक करके बेटा बात समझना। अब ये रीजन आया कहने के लिए, देखो मैं आपको जो कुछ जैसे बता रहा हूँ वैसे समझना इधर, ठीक है, जैसा समझना चाहता हूँ वैसे समझना। ये जो रीजन है ये वाला, दिस रीजन, ये मेरे अकॉर्डिंगली इसको आप बोलोगे मोनोपोली रेंट। आप बोलो सर आपके अकॉर्डिंग क्यों, रीडिंग्स के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, नहीं बेटा, ऑथर्स बदलते रहते हैं, मल्टीपल ऑथर्स इसको प्रोड्यूसर सरप्लस के नाम से जानते हैं, मैं इसको मोनोपोली रेंट के नाम से जानता हूँ, ठीक है। तो आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, एग्जाम बेटा आपको मोनोपोली रेंट लिखना है। रही बात इस वाले की, तो बेटा ये है हमारा क्वेश्चन मार्क। मैक्सिमम मतलब अभी तक के इकोनॉमिक्स, कोई भी इकोनॉमिस्ट इस चीज को नहीं सॉल्व कर पाया, काफी सारे लोग बेटा इस रीजन को ढूंढने में लगे हुए कि ये क्या रीजन है, ठीक है। गैस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, गॉट इट। गैस मेरी यहाँ पे बात आपको समझ में आती है। तो गैस ये मैंने इधर मोनोपोली की फर्स्ट क्लास न्यूमेरिकल क्लास बेटा आपके लिए अपलोड करी मोनोपोली का। तो गैस ये हमने डिस्कस किया है। तो हमारा आज की क्लास का बेटा ये टॉपिक कवर हो गया और ये वाला टॉपिक कवर हो गया बेटा। कमिंग क्लास में जो हमारी इससे अगली क्लास होगी, तो उस क्लास के अंदर मैं इन दोनों के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, एक 1 बाय 1 करेंगे, मतलब पहले हम इसके क्वेश्चन बेटा डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए बेटा ध्यान रखिए अपना, बहुत अच्छे से पढ़िए, कोई भी दिक्कत है मुझे बताना, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।